गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 11th का चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें क्या चुनाव जरूरी है और क्या चुनाव तो हो वहाँ पे और लोकतंत्र नहीं हो तो वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। इस दोनों बातों को समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें चुनाव होने बहुत आवश्यक होते हैं। चुनाव अगर नहीं होंगे तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, उनका सही तरीके से पालन नहीं किया जाएगा और जो सरकारें हैं लोकतंत्र की वो तानाशाही, अधिनायक तंत्र और राजतंत्र का रूप ले लेगी। और ये जो सरकारें हैं ये जनता के हित से संबंधित काम न करके और अहित के कार्य करती है और ये जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती। अब हम जो प्रश्न थे अपने दो, इसके आधार पे अपने जो आगे के महत्वपूर्ण बिंदु है उनसे संबंधित उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के भेद की। लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों का संबंध है वो किन बातों से होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के भेद कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के? दो भेद होते हैं। ये दो भेद कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना। इसका जो पहला भेद है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा जो इसका भेद है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो भेद बताए गए हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इन दोनों बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु आता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के भेद का वो आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने से या डायरेक्ट, जिससे किसी चीज का संबंध है वो जुड़ा हुआ होता है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें जनता है वो किस प्रकार से इससे जुड़ी हुई है, जनता के प्रमुख जो कर्तव्य हैं वो प्रमुख रूप से इसमें किस प्रकार से आते हैं और प्रमुख रूप से जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका संबंध है ये किन देशों से है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। राज्य की शक्ति पर जनता का अधिकार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम देखते हैं कि राज्य है, राज्य की जो शक्ति है उस पर जो अधिकार है, जो नियंत्रण है वो प्रमुख रूप से क्या है, जनता का देखने को मिलता है। किसका अधिकार देखने को मिलता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में? राज्य की शक्ति पर प्रमुख रूप से जनता का अधिकार है, जनता का शासन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आगे इसमें बात आती है कि जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में या प्रमुख चुनावों के अंतर्गत कि जनता जो अपने प्रतिनिधि है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में जब चुनाव होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, विभिन्न विधानसभा के, लोकसभा के, ग्राम सभा के, नगर निगम के, नगर पालिका के, पंचायत के, तो हम देखते हैं कि जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि किस बातों को ध्यान में रख के चुनती है तो ध्यान रखना कि उस प्रतिनिधि जो खड़ा हुआ है चुनाव में वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है, वो जनता की समस्याओं से कितना अवगत है और जनता की समस्याओं का समाधान कराने में उसकी भूमिका कहां तक रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि जनता अपने प्रतिनिधि है वो स्वयं चुनती है, डायरेक्ट। आगे बात आती है नागरिक नीति संबंधी निर्णय लेते हैं। जो नागरिक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत वो शासन संबंधी जो निर्णय लेने होते हैं उनमें समान रूप से भागीदारी निभाते हैं।
और समान रूप से भागीदारी निभाने के कारण ये जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जनता अपने प्रतिनिधि क्या है स्वयं चुनती है और इसके साथ साथ नीति संबंधी जो निर्णय और फैसले होते हैं उसका संबंध भी कहीं ना कहीं जनता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे बात आती है जनता मतदान द्वारा शासन में भागीदारी निभाती है। जनता है जो देश की वो शासन में अपनी जो भागीदारी है वो किस प्रकार निभाती है, तो ध्यान रखना कि जनता अपने मतदान की शक्ति के माध्यम से, अपने वोट की शक्ति के माध्यम से क्या है कि शासन में अपनी सहभागिता निभाती है और अपना अमूल्य वोट देके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो प्रमुख रूप से शासन चलाते हैं। आगे बात आती है वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है। अब बात आती है कि जो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसकी जो व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से कौन से देशों में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो प्रमुख उदाहरण है देश का वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के कुछ राज्य हैं वहां प्रमुख रूप से क्या है हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। आगे बात आती है कम जनसंख्या वाले स्थानों पे प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर प्रभावी रहता है तो उन स्थानों पे उन देशों में प्रभावी रहता है जहां पे क्या है जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या जिन स्थानों पे कम है उन स्थानों पे उन देशों में प्रमुख रूप से क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्यरत रहता है। अधिक जनसंख्या में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो क्या है प्रमुख रूप से उचित सिद्ध नहीं हो पाता और अपनी उपयोगिता को साबित नहीं कर पाता है। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ अन्य उदाहरण भी हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं तो ध्यान रखना प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य हैं उसमें हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ हम बात करें कि स्थानीय सरकारें ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण हैं। यानी स्थानीय जो सरकारें हैं और ग्राम सभाएं हैं यहाँ जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं इनके साथ शासन में अपनी भागीदारी निभाती है और जनता को समय समय पे क्या है कि इनसे अपनी समस्याओं को अवगत कराने का, अपने क्षेत्र से संबंधित विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त रूप से समय मिलता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कुछ ही स्थानों पे प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। अधिकतर देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया है और प्रमुखतः जो कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अब बात आती है कि जो लोकतांत्रिक जो अपनी व्यवस्था है उसका दूसरा जो भेद है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो दूसरा भेद है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। कौन सा भेद है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अपना दूसरा भेद आता है। आगे बात आती है कि लाखों लाख लोगों का निर्णय लेना प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव नहीं। जहां पे जनसंख्या अधिक है, लाखों के लाखों लोग वहां निवास करते हैं, उस क्षेत्र में क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाता और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उन राज्यों में उन देशों में नहीं सम्मिलित किया जा सकता क्योंकि लाखों लाख लोगों का जब निर्णय लेना हो तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये चीजें संभव नहीं हो पाती, असंभव दिखाई देती है। आगे बात आती है कि जनता के शासन का अर्थ क्या है। जनता के शासन का अर्थ प्रमुख रूप से क्या है, क्या इसकी उपयोगिता है। तो ध्यान रखना जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाला शासन, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का जो संचालन है, शासन की जो व्यवस्था है उसको चलाने में प्रमुख रूप से जनता के जो प्रतिनिधि हैं, यानी जनता ने
अपना वोट देके जिन प्रतिनिधियों को चुना है, इस कारण को क्या कहा जाता है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलने वाले शासन से संबंध इसका बताया गया है। आगे बात आती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का उपयोग नहीं करती। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम देखते हैं कि शासन संबंधी जो प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं उसमें एक बात देखने को मिलती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का उपयोग नहीं करती। तो जब जनता प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करती तो फिर उसकी शक्ति का उपयोग किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रखना, जब जनता अपनी शक्ति का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है तो जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता की शक्ति का उपयोग करते हैं, और जब निर्णय संबंधी फैसले लिए जाते हैं तो जनता ने जिन प्रतिनिधि को चुना है वो उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, अपना अहम रोल निभाते हैं, और जो भी निर्णय लेने होते हैं, जो भी फैसले लेने होते हैं उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या है, इसमें अपनी भागीदारी नहीं करती है। आगे बात आती है प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्ति का उपयोग। जब जनता स्वयं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करती, स्वयं में वो नीति संबंधी फैसलों में सम्मिलित नहीं होती, तो फिर जनता की जो भावनाएं हैं, जनता के जो विचार हैं, उनको आगे कौन पहुंचाता है, उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो जनता ने चुनाव के समय जिन प्रतिनिधियों को चुना था, जिन प्रतिनिधियों को अपना वोट दिया था, वो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो प्रमुख रूप से क्या है कि जनता की जो शक्ति है उसका उपयोग करते हैं। किसके स्थान पे, लोगों के स्थान पे, क्योंकि लोगों ने उनको अपने वोट के माध्यम से चुना, और वो चुने हुए प्रतिनिधि क्या है, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके उद्देश्यों को, लक्ष्यों को आगे पहुंचाने का प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। आगे बात आती है, प्रतिनिधि चुने जाने के बाद जनता का दायित्व समाप्त। जब जनता अपने उम्मीदवार को चुन लेती है, अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है, तो उसके बाद में क्या है कि प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, समझा जाए, तो जनता का जो दायित्व है वो कम हो जाता है, क्योंकि जिस प्रतिनिधि को उन्होंने चुना है वो प्रतिनिधि बाद में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और उस क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या रहती है उन समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उस वह प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है जिसको उन्होंने चुना है। और चुना हुआ प्रतिनिधि बाद में क्या है कि उस क्षेत्र के समस्त जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकास की योजनाएं हैं, जो भी बातें हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको आगे उठाता है। और इस प्रकार ये बात स्पष्ट होती है कि जनता का प्रतिनिधि है वो प्रमुख रूप से समस्त कार्य करता है, और जनता जब चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है तो उसका दायित्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बात आती है निश्चित अवधि के बाद चुनाव। हम देखते हैं लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत कि लोकतंत्र में चुनाव का विशेष महत्व है, क्योंकि समय समय पे क्या है, चुनाव करवाए जाते हैं, और चुनाव को करवाने के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। वो लक्ष्य क्या होते हैं कि सरकार है उसको चुनना। कोई भी सरकार अगर उचित कार्य नहीं कर रही है तो जनता अपनी मतदान की शक्ति के माध्यम से उस सरकार को दोबारा नहीं चुनेगी। और भारत में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि संविधान ने निर्धारित कर रखा है कि एक निश्चित समय के बाद में, एक निश्चित अवधि के बाद में भारत में चुनाव होते हैं। सामान्यतः अगर कहा जाए तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में भारत में चुनाव की जो व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इनके जो चुनाव है निश्चित अवधि के बाद में होते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्र का क्या है, प्रतिनिधित्व करते हैं, और जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसके प्रमुख रूप से 2 भेद बताए गए हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि कम जनसंख्या वाले छोटे देश, छोटे राज्य हैं वहां पे उपयोगी है, और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो जहां पे जनसंख्या अधिक है वहां पे क्या है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रमुखता महत्व दिया गया है। और भारत भी क्या है, एक विकासशील देश है, एक बड़ा देश है, जनसंख्या उसकी अधिक है, तो भारत में भी क्या है
कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रमुख रूप से अपनाया गया है।